Okay. Now on page number 21, two more topics remaining. After this, the chapter is over. Setting up a new administration and the company annual. Before starting this 2 point, till last lecture, what we studied that by applying different policies, they started annexing the areas. अब उन्होंने सब एरिया में रूल करना शुरू कर दिया। एरिया को रूल करने के बाद उनका मेन टास्क क्या था? एडमिनिस्टर करना, यानी कि उसको स्मूथ रन करना, वो टेरिटरीज को गवर्न करना। तब जब उनके पास काफ़ी टेरिटरी साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ से आ गई, तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक नई एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 21, सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। वॉरेन हास्टिंग हु वाज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 73 टू 1785, ये इम्पॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया था कंपनी के पावर को इंडिया में एक्सपांड करने के लिए। By his time, the company had acquired power not only in Bengal, बंगाल में नहीं पर दूसरे और दो बड़ी प्रोविजन में भी उनका पावर था, दैट वाज बॉम्बे एंड मद्रास। ब्रिटिश की टेरिटरीज जो थी वो 3 पार्ट में प्रेसिडेंसी में डिवाइड की थी। ठीक है, 3 मेन प्रेसिडेंसीज थी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेसिडेंस थी। ठीक है, यानी कि 3 मेन टेरिटरी से वो एडमिनिस्टर चलाते थे, उसको बोला जाता था एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेसिडेंसीज। और वो 3 मेन प्रेसिडेंसीज कौन सी थी? बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। हर एक प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर होता था और सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव होता था गवर्नर जनरल। तो वॉरेन हास्टिंग सबसे पहला गवर्नर जनरल था जिसने ये एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए थे। अब एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के साथ साथ क्या चेंजेस उन्होंने लाई थी? 1702 में उन्होंने एक नया जस्टिस सिस्टम एस्टैब्लिश किया था। हर एक डिस्ट्रिक्ट को 2 कोर्ट दिए थे, क्रिमिनल कोर्ट जिसको फौजदारी अदालत बोलते थे और सिविल कोर्ट जिसको दीवानी अदालत बोलते थे। अब ये कोर्ट में हमारे इंडियंस भी तो जाएंगे, तो मौलवीज और हिंदू पंडित थे, वो उस कोर्ट में जाके हमारे इंडियन लॉ को इंटरप्रेटेड यानी बोलते थे। यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के लिए सिविल कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में काजी और मुफ्ती ही सुपरवाइज करता था कलेक्टर्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको डेफिनेशंस दिया है, उसको आपको टिक करना है। काजी क्या होता है? तो जज होता है। ठीक है, मुफ्ती तो मुस्लिम कम्युनिटी का ज्यूरिस्ट होता है जिसका काम होता है लॉ को इंटरप्ट करने के लिए। तो 72 में नया जस्टिस सिस्टम लाए। हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट थे, क्रिमिनल कोर्ट जिसको बोलते थे फौजदारी अदालत, सिविल कोर्ट जिसको बोलते थे दीवानी अदालत। मौलवीज और हिंदू पंडित्स होते थे जो इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज किसके लिए करते थे? यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के लिए करते थे सिविल कोर्ट में। क्रिमिनल कोर्ट में कौन होता था? काजी होता था, मुफ्ती होता था और कलेक्टर्स होते थे। अब इसी पेज में आपको एक पिक्चर दिया गया है, फिगर 15 बोला गया है। यहाँ पे वॉरेन हास्टिंग का ट्रायल लिया गया था। ट्रायल यानी कि ही वॉज फाउंड गिल्टी, ठीक है, he was found responsible for misgovernment, यानी बंगाल में उसने प्रॉपरली गवर्नेंस नहीं किया था, इसलिए उसको ट्रायल में बुलाया गया था इंग्लैंड में। When Warren Hastings went back to England in 1785, एडमिन बर्ग उन्होंने एक्यूज किया कि वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर मिस गवर्नमेंट ऑफ बंगाल और उनको इम्पीचमेंट प्रोसीड करने के लिए बोला गया। ये वर्ड का मीनिंग आपको दिया गया है। इम्पीचमेंट यानी कि जब आप गिल्ट फाउंड होती है, यानी कि दोषी फाउंड होती है, रिस्पॉन्सिबल फाउंड होते हैं, आप गवर्नमेंट में रह के अपने गवर्नमेंट को प्रॉपरली रन नहीं किया होता है तब। अब पेज नंबर 22, a major problem was that Brahmin Pandits give different interpretations of local laws based on different schools of धर्मशास्त्र। अब सिविल कोर्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगी क्योंकि मुस्लिम्स अलग लॉ होते थे, हिंदू के ब्राह्मण्स के अलग लॉ होते थे, वो फॉलो करते थे उनकी संस्कृत टेक्स्ट के। ठीक है, पर ब्रिटिशर क्या चाहते थे? यूनिफॉर्मिटी, यानी सबके लिए इक्वल लॉ वो एक जैसा चाहते थे। तब उन्होंने क्या चेंजेस किया? To bring about uniformity in 1775, 11 पंडित्स
को एक डाइजेस्ट बनाने के लिए बोला हिंदू लॉ के लिए, और एन.बी. हैलेट ने ये डाइजेस्ट को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। 1778 में मुस्लिम लॉ को बोला कि वो भी एक डाइजेस्ट बनाए जिससे यूरोपियन जज को थोड़ा बेनिफिट। फिर दूसरी उन्होंने क्या चेंज है, एक नया रेगुलेशन एक्ट उन्होंने लाया 1773, नया सुप्रीम कोर्ट उन्होंने एस्टैब्लिश किया, एक दूसरा कोर्ट ऑफ अपील एस्टैब्लिश किया कलकत्ता में जिसका नाम था सदर निजामत अदालत। अब कलेक्टर का रोल क्या था इसमें, कलेक्टर के बारे में हमें बताया गया है। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज अ कलेक्टर। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मेजर रोल कौन प्ले करता था, कलेक्टर। कलेक्टर का मेन जॉब था रेवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्स कलेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना डिस्ट्रिक्ट में विद द हेल्प ऑफ जज, पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगा। उसकी जो ऑफिस होती थी कलेक्टर को, उसको कलेक्ट्रेट बोला जाता था, और वो मेन सेंटर हो गया था पावर एंड पैट्रोनेज का, और काफ़ी अथॉरिटीज़ उसके पास होती थी। ठीक है, तो उसी पेज में 22, द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर, हैज द टाइटल सजेस्ट, यानी कि कलेक्टर का मतलब हिज मेन जॉब वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू, टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगास। हिज ऑफिस जिसको बोला जाता था कलेक्ट्रेट, वो became a new center of power and patronage that steadily replaced previous holder of authority. Now we will come to the second topic, that is the company army. अब जब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडिफाई किया, उन्होंने कंपनी की आर्मी को भी काफ़ी चेंजेस किए, मॉडिफाइड किया। कॉलोनियल रूल, यहाँ पे कॉलोनियल का मतलब ब्रिटिश रूल। ठीक है, हम इंडियन हिस्ट्री, हमारे हिस्टोरियंस ने ब्रिटिश रूल को क्या नाम दिया था, कॉलोनियल रूल नाम दिया था। कॉलोनियल रूल इन इंडिया ब्रॉट इन सम न्यू आइडियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल्सो द चेंज इन द पावर ऑफ मिलिट्री उनकी स्ट्रेंथ थी। मुगल जो पहले थे, मुगल आर्मी वॉज मेनली कंपोज ऑफ कैवलरी यानी कि सवार्स, जो हॉर्स बैक पे सोल्जर्स होते थे और वो ट्रेन होते थे। इन्फेंट्री यानी कि जो फुट पैदल सोल्जर्स जो होते थे, उनके पास आर्चरी की ट्रेनिंग होती थी और उनको इतना ट्रेन नहीं किया जाता था। कैवलरी होते थे, वो आर्मी के आगे डोमिनेट, यानी कि आर्मी के सबसे पहले सोल्जर्स वो खड़े रहते थे। ठीक है, और वो इन्फेंट्री पीछे होती थी और वो इतनी ट्रेन नहीं होती थी। अ चेंज अकर इन द 18th सेंचुरी। अब जब मुगल सक्सेसर्स जैसे अवध के, बनारस के वो आए, तो उन्होंने थोड़ी सी आर्मी में चेंजेस लाना शुरू किया। उन्होंने प्रिजन्स को और उन सबको क्या करना शुरू किया, रिक्रूट करना शुरू किया उनके आर्मीज में, और उनको ट्रेन करना शुरू किया। तो जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने मुगल की ही एडॉप्ट की रिक्रूटमेंट मेथड, और वो इंडियन पिजन जमींदार को रिक्रूट करने लगे और उसको बोलने लगे सिपाही। ठीक है, जिसको इंडिया में हम बोलते सिपाही, वो लोग बोलते थे सिपाही। फिर उन्होंने वॉरफेयर में क्या टेक्नोलॉजी, यानी वेपन्स में उन्होंने क्या चेंजेस लाए। एज अ वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज 1820 से कैवलरी रिक्रूटमेंट ऑफ द कंपनी आर्मी थी वो थोड़ी सी कम हो गई, डिक्लाइन हो गई। क्यों? क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर था, वो बर्मा, अफगानिस्तान और इजिप्ट सोल्जर्स के साथ उनकी लड़ाई चल रही थी, और तब उनको किसकी ज़रूरत थी, मस्कट्स और मैचलॉक्स की ज़रूरत थी। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे यहाँ पे डिफाइन दिए हैं, चारों के चार डिफाइन आपको अंडरलाइन करने हैं, धर्मशस्त्र, सवार, मस्कट्स और मैचलॉक। ठीक है, मस्कट एक हैवी गन है जो इन्फेंट सोल्जर्स यूज़ करते हैं। मैचलॉक इज अ टाइप ऑफ अ गन जिसमें पावर इजिनेट करके उसको यूज़ किया जाता है। तो द सोल्जर्स ऑफ द कंपनी आर्मी को भी चेंज होते रहना पड़ता था, यानी ब्रिटिशर उनको चेंज करते रहते थे। फिर अर्ली 19th सेंचुरी में उन्होंने सभी को एक मिलिट्री कल्चर देने के लिए यूनिफॉर्म स्ट्रैटेजी अपना ली। ठीक है, यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग उन्होंने शुरू कर दिया आर्मी को देने के लिए, सोल्जर्स को। सोल्जर्स का फिर डिसिप्लिन, रेगुलेट लाइफ होना शुरू हो गया। तो here we saw that how the company army was modified.
Now, these two were the last topic of the history chapter number 2. What we conclude after whole understanding this chapter is, thus East India Company was transformed from trade company to territorial colonial power. We saw that how East India Company transformed, वो ट्रेडिंग से यहाँ पे कैसे टेरिटोरियल कॉलोनी पावर में ट्रांसफर हुए, पर जैसे जैसे न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी अराइव हुई तो वो ज़्यादा मॉडर्नाइज हुए, ठीक है। फिर ब्रिटिश और उनकी फैमिलीज भी यहाँ पे आने लगी। सेकेंडली हमने देखा कि कैसे इंडियंस किंग थे, उनको उनके जो कमांडर्स होते थे उनको ब्राइब किया जाता था, और इस तरह से उन्होंने ईस्ट साउथ नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज कॉन्कर कर। सो ओवर हियर द चैप्टर नंबर 2 of your history is over.